हाय फ्रेंड्स, आई एम रिचा एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू परचम क्लासेस। हम कर रहे थे ओशंस, जिसमें हमने आर्कटिक ओशन स्टार्ट किया था आफ्टर पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन। आर्कटिक में बहुत लंबा मैटर होने की वजह से हमने उसको ब्रेक कर दिया था। सो आर्कटिक पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आर्कटिक ओशन पार्ट 2 से और आज इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। मैंने आपको बताया था ना, आर्कटिक के अंदर नेचुरल गैस और ऑयल के बहुत सारे डिपॉजिट हैं, जिसकी वजह से कंट्रीज उनके ऊपर अपना अधिकार जमाती रहती हैं। सो ये जो आपको पूरा ये देखो, ये जो डॉट 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 वाली बाउंड्रीज दिख रही है ना, इधर इधर इधर, ये हाँ, ये क्या है? ये एक तरह से लिमिट है। जो अलास्का है, अलास्का अपने रीजन, अपने लैंडमास के आगे कितने पानी तक अपना टेरिटोरियल हक जमा सकता है? 200 नॉटिकल माइल, ये लिमिट तय की गई है। यहाँ मैंने ये देखो, इधर लिखा हुआ है 200 नॉटिकल माइल लिमिट। जो भी लैंड मास है, ठीक है, वो अपने आगे वाले वाटर्स में सिर्फ 200 नॉटिकल माइल तक ही अपना टेरिटोरियल हक जमा सकता है। उसके आगे वाला जो रीजन होगा वो इंटरनेशनल है, यानी सबके लिए ओपन है। ठीक है, सो ये जितनी भी आपको बाउंड्रीज दिख रही हैं, ये जैसे ग्रीनलैंड है तो वो यहीं तक के पानी पे अपना हक जमा सकता है। ये कनाडा है तो यहीं तक जमा सकता है। ठीक है, समझ में आई ये बात? अब ये जो आपको साइड वाली लाइंस दिख रही हैं, ये क्या है? ये इतना इतना पानी मेरा हो गया। कनाडा बोलता है ये बीच में एक लाइन हो गई, इसके इधर का पानी मेरा, इधर वाला पानी ग्रीनलैंड आप ले लो भाई, आपकी टेरिटरी में शामिल कर लो। तो ये क्या हो गई? एक तरह से नेशनल बाउंड्रीज हो गई, अग्रीड ऑफशोर नेशनल बाउंड्री, जो इन्होंने अग्री कर लिया कि यहाँ तक कि हमारी टेरिटरी में, यहाँ तक कि आपकी टेरिटरी में आ गई। ओके, अब ये जो बीच का हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वो जगह है जहाँ सब अपना टेरिटोरियल हक जमाना चाहते हैं। ये नॉर्थ पोल आ गया। ओके, तो अब इसमें जो वाइट वाइट हिस्सा है, जैसे ये वाला, इस पर अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है। इसके अलावा जितने भी हिस्से आपको दिख रहे हैं, कोई ना कोई कंट्री उन पे क्लेम कर चुकी है, उन्होंने अप्लाई कर दिया है कि ये हिस्सा हमें दे दिया जाए। जैसे ये जो ब्लू वाला हिस्सा है, कनाडा अप्लाई कर चुका है। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ग्रीनलैंड अप्लाई कर चुका है। क्यों कर रहे हैं ये सब? क्यों अपना हक जमाना चाहते हैं? बिकॉज यहाँ पे बहुत रिच ऑयल एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स हैं। कौन सा कलर किस कंट्री ने हक जमा रखा है, उसके लिए यहाँ पे एक दैट थिंग इज गिवन, स्टेंसिल बोलते हो आप या क्या। सो डेनमार्क, ये वाला जो हिस्सा है, डेनमार्क ने भी अप्लाई किया हुआ है। नॉर्वे ने इस वाले पार्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है कि ये मुझे दे दीजिए। सो दिस इज अनदर थिंग कि दे आर एक्सरसाइजिंग क्लेम ओवर द इंटरनेशनल वाटर्स। ठीक है, चलिए अब ये नेविगेशन देख लीजिए कि अगर किसी को अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन जाना है, ओके, नॉर्थ साइड से, ऊपर ही ऊपर से, नीचे नीचे से घूम घाम के नहीं जाना, ऊपर ही नॉर्दर्न रीजन से जाना है, तो 2 रूट्स होते हैं, 2 सी रूट्स होते हैं या 2 नेविगेशन रूट्स होते हैं। इस साइड आप देख लीजिए, यहाँ पे पड़ेगा पैसिफिक और इधर आएगा अटलांटिक। ठीक है, अगर इनके बीच में जाना है तो एक रूट तो ये है। ये कौन सा रूट है साहब? ये है रशिया के नीचे नीचे से जाने वाला। नीचे नहीं है, ये एक्चुअली ऊपर है, क्योंकि हमने गोल कर दिया है ना। रशिया के ऊपर से जब आप जाओगे, उस रूट को क्या कहते हैं? नॉर्दर्न सी रूट। और जब आप अमेरिकाज के ऊपर से जाओगे तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट पैसेज। ठीक है, वही दिखा रखा है, बस ये 2 पैसेजेस हैं थ्रू आर्कटिक ओशन जो यूज़ किए जाते हैं। 2 पोटेंशियली इंपॉर्टेंट नेविगेशन चैनल कनेक्ट करते हैं पैसिफिक और अटलांटिक को। पहला है नॉर्थ वेस्ट पैसेज, ये वाला नीचे जो ये दिख रहा है, ये दोनों ही ऊपर है, नॉर्थ में ही है सब। ठीक है, पहला है सी रूट अक्रॉस नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका है ना, सो इनके नॉर्दर्न कोस्ट से होता हुआ जो रूट जाता है थ्रू कनेडियन आर्कटिक आर्कीपेलेगो। ये कनेडियन आर्कटिक आर्कीपेलेगो से होता हुआ जो निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट पैसेज। और दूसरा इज नॉर्दर्न सी रूट अक्रॉस नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ यूरेशियन कॉन्टिनेंट। यहाँ आपको नीचे दिख रहा है क्योंकि ये ग्लोबल व्यू है, ग्लोब व्यू है। अदरवाइज ये रशिया है, उसके ऊपर से जब आप जाओगे, ठीक है, तो ये वाला है नॉर्थ सी रूट। ये 2 रूट्स होते हैं। ओके, ना सी आइस, व्हाट इज सी आइस? मैंने आपको बताया था आर्कटिक ओशन जो है वो बर्फ से विंटर्स में कंप्लीटली कवर्ड होता है, बाकी पूरे साल भी एक हिस्सा उसका सी आइस से ढका हुआ रहता है, यानी बर्फ से ढका हुआ रहता है, उसको बोलते हैं सी आइस। सी आइस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत से क्लाइमेटिक कंडीशंस को और बायोलॉजिकल कंडीशंस को गवर्न करता है। अगर सी आइस मेल्ट होती है तो कुछ ना कुछ डेंजर्स आते हैं, इसलिए सी आइस पढ़ना ज़रूरी है।
मच ऑफ आर्कटिक ओशन कवर्ड बाय सी आइस यानी फ्रोजन ओशन वाटर। सी आइस क्या है? समुद्र का पानी, महासागर का पानी जब जम जाता है, फ्रोजन हो जाता है, तो उसको सी आइस बोलते हैं। इट फॉर्म्स, ग्रोज एंड मेल्ट्स इन द ओशन। ओशन के पानी से ही बनता है, उसी में बढ़ता है, घटेगा तो भी उसी में मिक्स होगा, कहीं और नहीं जा रहा है। वेरीज इन एक्सटेंट एंड थिकनेस सीजनली। अब जब सर्दियाँ होंगी तो बढ़ जाएगा, गर्मियाँ होंगी तो कम हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम होता है अप्रैल में, मिनिमम होता है सितंबर में, क्योंकि अप्रैल मार्च ऑनवर्ड्स गर्मियों वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो पिघलते पिघलते सितंबर में मिनिमम रह जाती है सी आइस, और फिर जब सर्दियों वाला टाइम पूरा खत्म होने को होता है तब मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। गर्मियों के जस्ट बाद सितंबर में मिनिमम होती है, बिकॉज पूरी गर्मी झेल चुकी है और पिघल चुकी है। आर्कटिक सी आइस कीप्स पोलर रीजन्स कूल, ओके, एंड हेल्प्स मॉडरेट ग्लोबल क्लाइमेट। ऊपर जो पोल्स हैं वो ठंडे रहते हैं, उनमें हेल्प करती है आर्कटिक सी आइस। जितना पिघलेगी उतना तापमान बढ़ता जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट सबको पता है, वो सारी कहानी चालू हो जाएगी। सी आइस, अच्छा, अब पूरे ओवरऑल टेम्परेचर को मेंटेन भी कैसे करती है, रेगुलेट कैसे करती है वो समझो। सी आइस जो है वो एकदम चमकदार सरफेस होता है, सफ़ेद वाइट कलर वैसे ही सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को वापस भेज देता है। तो जब सूरज की किरणें इस चमकदार सतह पे पड़ती हैं बर्फ़ के, तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं 80%, सिर्फ 20% एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, लेकिन जब सी आइस मेल्ट हो जाती है तो जब किरणें जितनी पड़ेंगी वो बर्फ़ पे कम और ओशन पे ज़्यादा पड़ेंगी, क्योंकि बर्फ़ तो पिघल गई। ओशन का जो पानी होता है वो डार्क वाटर होता है, राइट, और वो एब्जॉर्ब कर लेता है 90% सूरज की किरणों को, सिर्फ 10% वापस जा रही हैं। बहुत मेजर डिफरेंस है, और इसी वजह से जो ओशन है वो हीट अप हो जाते हैं। हीट अप होंगे और बर्फ़ पिघलेगी, ये पूरा विशियस सर्कल चालू हो जाता है, यानी ना खत्म होने वाला चक्र चालू हो जाता है। ओके, ग्लोबल वार्मिंग सबको पता ही है। अब देखो थ्रेट्स क्या हैं अगर सी आइस मेल्ट होती है तो, राइट। सबसे पहला थ्रेट या आर्कटिक से रिलेटेड थ्रेट क्या है? पहला थ्रेट है सी आइस मेल्ट हो रही है। ओके, ये एक पूरा पिक्चर आपको दिखा रहा है कि 1982 से लेकर के और अभी हम यहाँ कहीं लाई कर रहे हैं, है ना। ये फ्यूचरिस्टिक अजम्पशन तक है कि आगे भी ऐसा होगा। तो 82 से लेके अभी तक सी आइस बहुत मेल्ट हो गई है, 3% पर डेकेड, यानी एक दशक में 3% सी आइस मेल्ट हो जाती है। सो 1980 से अभी तक डिक्रीज ही हो रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा खतरा तो ये है। क्यों है खतरा? तो देखो, जब सी आइस मेल्ट होती है तो पानी बढ़ेगा, ठीक है, पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा, और वो क्या करेगा, वो पानी कहाँ ऐड होगा? बहुत सारी सी के थ्रू अटलांटिक में जाएगा, कुछ पैसिफिक में जाएगा, अधिकतर अटलांटिक में आएगा क्योंकि मेजरली कनेक्टेड है। तो अटलांटिक का जो ग्लोबल करंट पैटर्न है, नॉर्थ अटलांटिक में कुछ करंट्स चलते हैं, साउथ अटलांटिक में कुछ करंट चलते हैं। जब हम ओशन करंट्स पढ़ेंगे मैं सिखाऊंगी, तो करंट्स सारे डिस्टर्ब होते हैं, और पूरे सारे जितने भी ओशन से आपस में कनेक्टेड है कहीं ना कहीं से, उनके करंट्स एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। वो सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पानी एकदम से आएगा तो वो करंट्स को डिस्टर्ब करेगा। ओके, सी लेवल बढ़ जाएगा, बर्फ़ मेल्ट हो रही है, समुद्र का जो तट पे जो पानी होता है, सी लेवल होता है, वो बढ़ जाएगा, आसपास वाले क्षेत्र डूबेंगे, और जितना ज़्यादा अनइंटरप्टेड पानी होता है, यानी बीच बीच में लैंडमास नहीं है, वो पानी उतना ही खतरनाक हो जाता है। क्योंकि हवाएं जब चलती हैं, स्टॉर्म्स यानी तूफान पैदा होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। खुला पानी जितना होगा वो उतना ही खतरनाक होगा। ठीक है, सो सबमर्जेंस और हैजार्डस स्टॉर्म्स हो सकते हैं। आइसबर्ग टूट टूट के दूर जाने लगेंगे। अभी तो मेजर लैंड है, गर्मी हुई, बीच में से आइस टूट के बह गई, वो बह करके कहाँ अटकेगी? कोई शिप जा रहा है उससे टकरा गई, राइट। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो ये एक और हैजार्ड है। एक मेजर जो चेंज देखा गया वो था पोलर बेयर यानी ध्रुवीय भालू के मूवमेंट से रिलेटेड। आर्कटिक रीजन में ही पोलर बेयर्स मिलते हैं, नॉर्थ पोल एरिया में ही मिलते हैं, राइट। अब जब वो कहाँ रहते हैं? वो जमी हुई बर्फ़ पे रहते हैं, जब, और वहीं पे उनको अपना खाना वाना वो ढूंढ के खाते हैं। जब वो बर्फ़ पिघलती है तो वो अपना खाना ढूंढने के लिए दूसरे एरियाज़ में मूव करने लग गए हैं। ओके, तो उनके ह्यूमन एनकाउंटर्स बढ़ गए हैं, यानी इंसानों से उनकी मुठभेड़ बढ़ गई है, और इससे जान को खतरा हो चुका है। जैसे कि एक इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी एक स्टेट में। फरवरी 2019 में मास इन्वेजन हुआ, यानी कि भारी मात्रा में पोलर बेयर्स आ गए एक आर्किपेलागो में जिसका नाम है नोवाया ज़ेमेलिया। एक आइलैंड ग्रुप है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में ये पोलर बेयर्स आ गए, और अथॉरिटीज़ को इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। ये सारे चेंजेस क्यों हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आर्कटिक आइस मेल्ट होने से हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
दूसरा बड़ा थ्रेट जो आर्कटिक रीजन में या आर्कटिक ओशन से जुड़ा हुआ है वो है रेडियो एक्टिव कंटैमिनेशन, यानी कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, यूरेनियम एंड ऑल दैट। बहुत सारे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड ऑल वहाँ सेटअप किए गए थे, न्यूक्लियर टेस्टिंग वहाँ की जाती थी आर्कटिक रीजन में, कोल्ड वॉर्स वगैरह के टाइम में भी बहुत से प्लांट्स लगाए गए थे। तो बंद तो सब हो गए हैं, लेकिन उनके अभी तक जो अवशेष यानी कि या उनके जो डेपोजिशंस वहाँ पे हैं वो अभी भी न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव वेस्ट बन के वहाँ हैं और वो बहुत ज़्यादा कंटैमिनेशन कर रहे हैं। संकन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड सबमरीन्स एंड बरिड टॉक्सिक वेस्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो वहाँ समुद्र में डंप कर दिए गए, न्यूक्लियर सबमरीन्स जो वहाँ समुद्र में डंप कर दी गई, और न्यूक्लियर बरिड टॉक्सिक वेस्ट जो बर्फ़ के अंदर कहीं दबे हुए हैं वो अभी अभी धीरे धीरे रिसाव करके और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। कारा सी में, नोवाया ज़ेमेलिया में और ग्रीनलैंड वाले एरिया में रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये देखो आपको ये जो साइंस दिख रहे हैं ये सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पे संकन न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स अंदर सिंक कर गए पर वो अपना वेस्ट रिलीज़ कर रहे हैं। ये जो आपको दिख रही है ये संकन सबमरीन्स हैं। ओके, और नोवाया ज़ेमेलिया में भी कंटेनर्स वगैरह आपको छोटे छोटे मिल जाएंगे जिनके थ्रू वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ऑब्वियसली वो वहाँ के पोलर बेयर्स को तो अफेक्ट करता ही है, ओवरऑल इकोलॉजिकल सिस्टम को भी अफेक्ट कर रहा है। लेकिन हम नेगेटिव नोट पे वीडियो ख़त्म नहीं करेंगे। एक अच्छी बात भी है, जो एक हैप्पी न्यूज़ है आर्कटिक ओशन या आर्कटिक रीजन को लेकर के, वो ये है कि एक ओजोन होल, अधिकतर ओजोन होल जो बनते हैं ना वो सदर्न पोल पे यानी दक्षिणी ध्रुव पे बनते हैं, एंटार्क्टिका वाले एटमॉस्फेरिक रीजन में बनते हैं। लेकिन कभी कभी रेयरली आर्कटिक रीजन में भी ओजोन होल देख लिया जाता है, यानी जो ओजोन लेयर है वो उसमें छेद हो जाता है। जो आखिरी टाइम ओजोन होल दिखा था वो 2011 में दिखा था, उसके बाद अब 2020 में दिखा। और ये जो 2020 वाला ओजोन होल दिखा ना ये बहुत बड़ा दिखा, ग्रीनलैंड के 3 गुना, इमेजिन। ओके, सो 23 मार्च के आसपास ये नहीं, हाँ ये 19 की पिक्चर है ना, ठीक है। सो बिगेस्ट एवर ओजोन होल 3 टाइम्स द साइज ऑफ ग्रीनलैंड गॉट क्लोज्ड। मार्च में 23 मार्च के आसपास ये होल दिखा था, ये देखो इतना बड़ा ये डिपिक्शन किया गया है जो सैटेलाइट के थ्रू इमेजेस आती हैं, और ऑलमोस्ट 1 महीने बाद वो अपने आप क्लोज हो गया। सो अब आर्कटिक में कोई होल फिलहाल नहीं है। और कुछ लोगों का मानना है कि शायद कोविड की वजह से जो एटमॉस्फेयर इतना क्लीन हुआ उसकी वजह से बंद हुआ है, लेकिन रिसर्चर्स ने बोला नहीं ऐसा नहीं है। ये कैसे बनता है, क्या होता है, मैं जब आपको एंटार्क्टिका या सदर्न ओशन पढ़ाऊंगी ना तब समझाऊंगी। स्ट्रेटोस्फेयर में ठंडे बादल वगैरह बनते हैं, तो इस बार तापमान ज़्यादा था, ठीक है। जितनी ठंड होगी ना ऊपर एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, उतने ज़्यादा और पोल्यूटेंट्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मिलेंगे, वो उतना ओजोन होल बनाएंगे। इस बार टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से होल फटाफट से क्लोज डाउन हो गया, सस्टेन नहीं किया। सो दिस इज इट। सो आर्कटिक होल क्लोजेस इन अराउंड 23rd of April आफ्टर अ मंथ ऑफ इट्स ओपनिंग। और बहुत बड़ा ओजोन होल था, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन का विषय था, ठीक है। सो अभी के लिए दिस इज इट, या सो आर्कटिक ओशन हमने पूरा पढ़ लिया, आर्कटिक रीजन समझ लिया, ओशन समझ लिया, इससे रिलेटेड जो भी कुछ था हमने पढ़ लिया। अब सिर्फ एंटार्क्टिक या सदर्न ओशन बचा है, वो जल्दी से आपके लिए लेके आते हैं, तब तक इसको रेडी करिए एंड स्टे हैप्पी, स्टे स्ट्रेस फ्री, टेक केयर।